Good morning students and my dear friends. Today is 14th of June 2023 Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड अदर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ हेडलाइंस की एक सेपरेट नोटिफिकेशन भी डेली इस टेलीग्राम चैनल पर पब्लिश होती है। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज मच एफर्ट्स मच प्रॉस्पेरिटी। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। और आज के डिस्कशन में हम 6 न्यूज़ आर्टिकल्स मिंट के और 7 न्यूज़ आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड के कवर करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 13 न्यूज़ आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, पी नोट्स टू मेक रिटर्न वाया गिफ्ट सिटी। अब इस न्यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि पी नोट्स क्या है। पी नोट्स बेसिकली जिसको हम पार्टिसिपेटरी नोट्स भी बोलते हैं, फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पार्टिसिपेटरी नोट। सो व्हाट आर दीज पार्टिसिपेटरी नोट्स और पी नोट्स? पी नोट्स आर बेसिकली ऑफ शोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या ODIs होते हैं, दैट इज इशूड बाय रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स who wish to be the part of Indian stock markets without registering themselves directly। तो बड़े बड़े जो पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पी नोट्स इशू करते हैं ऐसे ओवरसीज इन्वेस्टर्स को जो कि किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं बट उस कंट्री में वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से नहीं जाना चाहते, वो रजिस्टर्ड नहीं है या रजिस्ट्रेशन की लंबी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते। तो ऐसे ओवरसीज इन्वेस्टर्स को जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ये पी नोट्स के थ्रू उस कंट्री में, उस इकॉनमी में एक्सपोजर देते हैं। And in case of India, participatory notes have Indian stock as their underlying assets. So FPIs are basically non-residents who invest in Indian securities like share, government bonds, corporate bonds, and etc. And through P notes, holders have less stringent registration requirement. They have to go through a proper due diligence process of the Security and Exchange Board of India. तो ऐसे ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए ये पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं। अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ देख लेते हैं कि जो पार्टिसिपेटरी नोट्स है इनका पिछले कुछ ईयर्स में अगर हम देखें इशुएंस तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ और उसके कई सारे रीज़न है कि वो पार्टिसिपेटरी नोट जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं। And if we talk about the few reasons, so uncertainty about inflation levels, currency corrections, all these have been the few reasons according to, and because of these reasons the P notes are declining, the P notes were declining in India। लेकिन अभी की न्यूज़ क्या है? अभी की न्यूज़ ये है कि जो P notes हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं, दे आर कमिंग बैक। और इस बार ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC जो गिफ्ट सिटी गुजरात में इस्टेब्लिश है उसके थ्रू दोबारा से एंट्री करेंगे। सो आफ्टर नियरली अ decade of being discouraged by Indian regulators, now participatory notes are coming back or making the new entry through IFSC गिफ्ट सिटी। तो ऐसे ग्लोबल बैंक या बोल सकते हैं लीडिंग ग्लोबल बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक जो अभी भी पी नोट्स को इशू करते हैं, नाउ दे आर कंसीडरिंग गिफ्ट सिटी एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। They want to shift their SOAPs and regulatory clarity offices into this gift city. So some leading banks that are still issuing the participatory notes want to shift their SOAPs and regulatory clarity into this gift city that is established in Gujarat. और ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जो बैंक्स हैं, जो लीडिंग बैंक्स हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल बैंक्स हैं, ये अभी भी इंटरेस्ट रेट रिसीव कर रहे हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू, especially from ultra wealthy global traders and smaller hedge funds that are interested in India without getting much exposure। तो इंडिया में तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं, पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू ऐसे अल्ट्रा वेल्दी ग्लोबल ट्रेडर और स्मॉल हेज फंड्स जो कि इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स, उनसे ये जो लीडिंग ग्लोबल बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, दे आर स्टिल अर्निंग और स्टिल रिसीविंग द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम दीज पार्टिसिपेटरी नोट्स। और इसीलिए जो कुछ बैंक्स हैं, कुछ लीडिंग बैंक्स हैं, उन्होंने अब ये पर्टिकुलर इशू भी कंसिडर करना शुरू कर दिया है कि प्रोबेबली
आगे आने वाले टाइम में फुल स्केल के फॉर्म में ये पार्टिसिपेटरी नोट्स को लॉन्च करें बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। हालांकि अभी जो है ये जो लीडिंग बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, ये इस इंस्ट्रूमेंट्स को अपने क्लाइंट्स को स्मॉल नंबर्स में इशू कर रहे हैं। उनका जो इशूएंस है अभी वो इतना लार्ज अमाउंट में नहीं है, बट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो बड़े बड़े लीडिंग बैंक्स हैं, ग्लोबल बैंक्स हैं, ये फुल स्केल लॉन्च करेंगे, फुल स्केल इशूएंस स्टार्ट कर देंगे पार्टिसिपेटरी नोट्स का। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स बेसिकली ऐसे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो फॉरेन फंड्स को इनडायरेक्ट एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंट्री में, हियर इन केस ऑफ इंडिया। सो विदाउट अप्लाइंग फॉर लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस के थ्रू जाए कोई इन्वेस्टर, एक लेंदी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को फॉलो करे, इसके बिना ही वो पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। Typically, जो international banks with portfolio investors license are the biggest issuer of the P notes। और यही जो बैंक्स हैं, ये जो क्लाइंट्स हैं उनके बिहाफ पर they purchase the share and different derivative contracts from India and they hold the securities। और जो एक सर्टिफिकेट होता है वो इशू कर देते हैं अपने क्लाइंट को और उसी सर्टिफिकेट को हम P नोट बोलते हैं क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनडायरेक्ट एक्सपोजर होता है क्लाइंट्स का, या बोल सकते हैं ओवरसीज इन्वेस्टर्स का, थ्रू दीज बैंक्स इनटू डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। अब क्वेश्चन है तो सडनली ये पी नोट्स के थ्रू जो ये री इशुएंस है पी नोट्स का, ये फिर से क्यों स्टार्ट होता है? अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 24 का बजट, तो फाइनेंशियल ईयर 24 के बजट में द इनकम दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक लोकेटेड इन IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में जो ऐसे बैंक्स लोकेटेड हैं उनका जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर कुछ टैक्स एग्जम्पशन प्रोवाइड किया गया है इस साल के बजट में, इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में। और इसी वजह से जो ये पी नोट्स हैं इनके इशुएंस को लेकर के फिर से न्यूज़ आ रही है, इनके इशुएंस को लेकर के फिर से जो बैंक्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं। एंड दिस इज द नोशनल वैल्यूज ऑफ पी नोट्स इन टर्म्स ऑफ रुपी करोड़ एंड पी नोट्स परसेंटेज एज FPI एसेट्स की कितना टोटल FPI एसेट्स में पी नोट का कितना परसेंटेज होता है। 2019 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया हुआ है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। और हम देखें तो पिछले कुछ टाइम से जो पी नोट्स हैं उनका इशुएंस जो है वो डिक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, few reasons we have already discussed। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 1 of Mint paper। Power outage grip states amid the scorching heat। तो कुछ स्टेट्स की बात करें, स्पेशली उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, जहां पर सीवियर पावर आउटेज देखने को मिल रहा है इन स्पाइट ऑफ द सोरिंग टेम्परेचर, जिसकी वजह से पावर कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है। पावर कंजप्शन की इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड बढ़ रही है पावर की उसको फुलफिल नहीं हो रही है और कई स्टेट्स में, कई पॉकेट्स में हमें सीवियर पावर आउटेज देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के केस में ही नहीं, जो नेशनल कैपिटल रीजन है वहाँ पर भी फ्रीक्वेंट पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं एज पर द ऑफिशियल्स एंड लोकल अथॉरिटीज़। अब रीज़न क्या है? जो ऑफिशियल्स हैं जो इस पर्टिकुलर पावर आउटेज के पीछे जो रीज़न साइड कर रहे हैं उनका ये कहना है कि लोकल फॉल्ट्स हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से ये पावर आउटेज हो रहा है। हालांकि अगर हम पावर डिमांड की बात करें तो इस बार 9 जून को जो पीक पावर डिमांड थी वो रिकॉर्ड हाई पहुंच गई, अप्रॉक्सीमेटली 223 गीगावाट रही। और जो शॉर्टेज थी वो भी अपने पीक पर था। पीक शॉर्टेज हैव बीन अप्रॉक्सीमेटली 189 मेगावाट्स। और अगर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया का डेटा देखें तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मंडे 13 जून को जो पीक पावर डिमांड थी अप्रॉक्सीमेटली 218.67 गीगावाट थी। जो पीक शॉर्टेज थी वो 385 मेगावाट थी। हालांकि अगर पावर डिमांड की बात करें तो जो एंटिसिपेशन किया जा रहा है इस ईयर के लिए, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो पावर डिमांड है वो अप्रॉक्सीमेटली 230 गीगावाट तक जाएगी। इस बार इतनी ज़्यादा हीट रहेगी, जो पावर डिमांड है वो 230 गीगावाट तक जाएगी। हालांकि स्कॉचिंग हीट की वजह से, हीट वेव्स की वजह से जो पावर डिमांड है वो तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो पावर शॉर्टेज है वो भी इंक्रीज हो रही है। सफिशिएंट सप्लाई इंश्योर या अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है पावर की वो इंश्योर नहीं हो पा रही। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। यूपी बीट्स महाराष्ट्र टू बी नंबर 1 इन इक्विटी इन्वेस्टर साइन अप। सो NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का रिसेंट डेटा पब्लिश हुआ है जहां पर जो न्यू इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन है उसके डेटा के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द इंडियाज मोस्ट
पॉपुलर स्टेट दैट हैज़ गॉट द न्यू इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन। अभी तक इस पर्टिकुलर लिस्ट में जो महाराष्ट्र था वो नंबर 1 पोजीशन पर था और पिछले बहुत टाइम से महाराष्ट्र जो है वो इंडिया के इक्विटी मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन। लेकिन इस बार जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को चैलेंज कर दिया है और चैलेंज करते हुए इस पर्टिकुलर लिस्ट में लीडर बोर्ड पर नंबर 1 पर आ गया है। अगर हम मुंबई की बात करें, बेसिकली महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र विद द स्टेट दैट हैज़ सीन द बर्थ ऑफ एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन मुंबई, और इसी वजह से इसको हम कई बार मुंबई को हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल भी है इंडिया की, और इसमें सबसे ज़्यादा जो नए इन्वेस्टर्स हैं हर मंथ सबसे ज़्यादा नए रजिस्ट्रेशन देखने को मिलते हैं। बट नाउ यूपी इज़ इमर्जिंग एज वन ऑफ द चैलेंजर फॉर महाराष्ट्र। So this northern state displaced the Maharashtra from the top spot for 3 straight months through April। और अगर नंबर्स की बात करें तो जो नए इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन हैं यूपी में उनका नंबर्स 1,26,000 तक पहुंच गया इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो कि महाराष्ट्र में 1,18,000 है, फॉलोड बाई राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। तो अगर हम टॉप 5 स्टेट्स की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश हैव बीन द टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द न्यू इक्विटी इन्वेस्टर्स साइन अप। अब क्वेश्चन ये उठे सडनली हमें यूपी में ये क्यों है, उत्तर प्रदेश में ये जो नया इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन का जो नंबर से सडनली इंक्रीज होता हुआ क्यों दिख रहा है। तो ऐसा मानना है ऑफिशियल्स का, जो लीडिंग ब्रोकरेज कंपनीज हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे बिजनेस प्रोग्रामिंग, प्रमोशंस, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स, वर्कशॉप चलाई हैं, टेलीविजन पे कई सारे ट्रेडिंग के एप्लीकेशंस दिए हैं, कई सारे प्रमोशन कैंपेन चलाए हैं, जिसकी वजह से जो यूथ है उसमें इक्विटीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन नाउ द न्यू इन्वेस्टर्स नंबर्स आर इंक्रीजिंग इन यूपी, स्पेशली यूथ सेगमेंट में। सो दीज प्रमोशंस, प्रोग्राम्स, कैंपेन्स और ट्रेडिंग एप्स आर द मेन ड्राइवर फॉर दिस ट्रेंड एज पर द ब्रोकरेज कंपनीज एंड एनालिस्ट। एज ऑफ नाउ इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर यूपी कि यूपी ने फर्स्ट प्लेस पे आकर के महाराष्ट्र को रिप्लेस कर दिया है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। चंद्रा गोयंका कंटेस्ट सेबी ऑर्डर। तो कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है सुभाष चंद्रा को और उनके बेटे को पुनीत गोयंका को किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कोई भी की पोजीशन होल्ड करने के लिए। और इसी ऑर्डर को लेकर के दोनों ही इंडिविजुअल्स, दोनों ही जो मिस्टर चंद्रा और मिस्टर गोयंका जो हैं वो अब सैट में उन्होंने सेबी के इस ऑर्डर को चैलेंज किया है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको या एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पिछले कुछ टाइम से सैट और सेबी के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट जनरेट हो रहे हैं रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वर्डिक्स, जहाँ पर सेबी जो है कई सारे ऑर्डर इशू करता है और सैट उन ऑर्डर को कैंसिल करता है, और इसमें लॉ इंटरप्रिटेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हम इस न्यूज़ को कवर भी कर चुके हैं। तो इस कंटेक्स्ट में, इस बैकग्राउंड में मिस्टर चंद्रा और मिस्टर गोयंका ने सेबी के ऑर्डर को चैलेंज किया है सैट में। व्हाट इज दिस सैट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर के बताइए। पिछले कई न्यूज़ में हम सैट के बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो जो 16 पेज का इंटरिम ऑर्डर मंडे को इशू किया सेबी ने, जहाँ पर सेबी ने मिस्टर चंद्रा और मिस्टर गोयंका को फंड सिफन ऑफ के केस में प्राइमा फेसी एलिज्ड पाया, और उसके बाद उन्होंने दोनों को ही बार किया किसी भी तरह की पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कोई भी की पोजीशन होल्ड करने के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Biparjoy has potential to wreak huge damage। IMD जो साइक्लोन आ रहा है Biparjoy अरेबियन सी में, उसको लेकर के IMD के अपने फोरकास्ट है। IMD का कहना है कि कुछ वीक तो हुआ है, लेकिन अभी इतना वीक नहीं हुआ है कि हम इसको बोल दें सेफ है। अभी भी इस पर्टिकुलर साइक्लोन में इतनी पावर है कि जो लोकल डैमेज है वो एक्सटेंसिव लोकल डैमेज क्रिएट कर सकता है एज पर द ऑफिशियल्स ऑफ वेदर ऑफिस। और अगर हम रिहेबिलिटेशन और सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो आसपास के एरियाज़ हैं, डेंजर जोन्स है, वहाँ से इवैक्यूएशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। डिप्लॉयमेंट जो है आर्मी का कर दिया गया है, रेस्क्यू डिप्लॉयमेंट कर दिया गया, रिलीफ पैकेजेस जो है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए। हालांकि इसके बाद भी कुछ एंटिसिपेशन ये आ रहा था कि प्रोबेबली हो सकता है कि इस पर्टिकुलर साइक्लोन में कुछ वीकनेस देखने को मिले, लेकिन IMD के अकॉर्डिंग अभी भी इसका जो पोटेंशियल है, जो डैमेज क्रिएट करने का जो पोटेंशियल, वो अभी भी ह्यूज है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु टॉप इन गुड्स शिपमेंट। तो ये एक GSTN का डेटा है। उस GSTN के डेटा के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु हैज़ बीन इन द टॉप लिस्ट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड शिप्ड विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स।
तो जीएसटी जो ई वे बिल जनरेट होता है, जो जीएसटी कलेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो वन वे जो ई वे बिल जनरेट होता है, जो जीएसटी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं उनको पता होगा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के बीच में, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जब शिपमेंट होता है तो ई वे बिल जनरेट किया जाता है। तो उसी ई वे बिल जनरेशन डेटा के अकॉर्डिंग जो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु है, दैट आर लीडिंग इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड shipped within their respective states and those traded with the rest of the country। हालांकि अगर 3 और स्टेट्स की बात करें, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो है, उनमें भी ये जो नंबर है ये इंक्रीज़ हो रहा है, और ये जो टॉप कंटेंटेड हैं, बोल सकते हैं क्लोज कंटेंटेड हैं टू द टॉप 3 स्टेट। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटका भी जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु को चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि अभी की लिस्टिंग के अकॉर्डिंग, ई वे बिल जनरेशन के अकॉर्डिंग, महाराष्ट्र, गुजरात हैज़ बीन इन द टॉप लिस्ट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स शिप्ड विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, पीएलआई कोर्स करेक्शन लाइकली इन सम सेक्टर। अगर आपने कल की न्यूज़ एनालिसिस फॉलो करी हो तो हमने डिस्कस किया था कि पीएलआई को लेकर के गवर्नमेंट जो है वो फीडबैक और रिव्यू सेशन स्टार्ट करने जा रही है। पिछले कुछ टाइम से पैंडेमिक की ड्यूरेशन से गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 14 सेक्टर में डिफरेंट पीएलआई स्कीम लॉन्च करी, चाहे वो सोलर सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चिप सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 14 सेक्टर में ये पीएलआई स्कीम लॉन्च कर गई थी। व्हाट इज दिस पीएलआई स्कीम? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इसी को लेकर के गवर्नमेंट ने रिव्यू और रिवीजन और फीडबैक भी स्टार्ट किया था कि जो पीएलआई स्कीम लॉन्च करी गवर्नमेंट ने वो कितनी सक्सेसफुल रही, क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं उसमें, कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता। तो कई सारी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और बेनिफिशरीज को लेकर के गवर्नमेंट ने मीटिंग स्टार्ट करी थी, और उसी मीटिंग के कुछ आउटपुट के फॉर्म में हमें कह सकते हैं गवर्नमेंट इज नाउ कंसीडरिंग द करेक्टिव एक्शंस एज रिगार्ड ऑफ पीएलआई स्कीम। तो कई सारे सेक्टर में जो पीएलआई स्कीम लॉन्च करी गई है उनमें अब कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, स्पेशली ऐसे सेक्टर की पीएलआई स्कीम जहां पर हमें कम प्रोग्रेस देखने को मिली है। इट मीन्स ऐसे सेक्टर जहां पर पीएलआई स्कीम में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला, उन सेक्टर की जो पीएलआई स्कीम है गवर्नमेंट उसमें कोर्स करेक्ट करेगी या कुछ करेक्टिव मेजर्स लेगी। And for this, government will take a call by the end of this financial year, that is financial year 24, helping to lift the haze on it, जिससे कि उस सेक्टर में जो पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, उन सारे सेक्टर में पार्टिसिपेशन जो है बेनिफिशरीज का वो इंक्रीज हो। और अगर हम रिसेंट डेटा देखें डीपीआईआईटी का, DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के डेटा के अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स हैव बीन गिवन टू पीएलआई बेनिफिशरीज इन 8 to 14 सेक्टर्स। कौन कौन से? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आईटी हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल ड्रग, बल्क ड्रग, मेडिकल डिवाइसेस, टेलीकम्युनिकेशन, फूड प्रोडक्ट्स, ड्रोन, सोलर, चिप मैन्युफैक्चरिंग। A lot of sectors are there for which government has launched this PLI scheme और DLI scheme। इन सारे सेक्टर्स में से जो 6 सेक्टर्स रहे हैं, जैसे कि स्टील, टेक्सटाइल, बैटरी, वाइट गुड्स, सोलर फोटोवोल्टिक और ऑटोमोटिव, इनमें जो ग्रोथ रही है वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। ऑल दीज 6 सेक्टर्स हैव बीन स्लगिश इन टर्म्स ऑफ द पीएलआई ग्रोथ एंड आर येट टू रिसीव द इंसेंटिव्स। तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बेनिफिशरीज का पीएलआई स्कीम में देखने को नहीं मिला इन सेक्टर में, टेक्सटाइल, स्टील, बैटरी, वाइट गुड्स, सोलर फोटोवोल्टिक और ऑटोमोटिव। और इसी के लिए इन सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट जो है वो पीएलआई स्कीम को दोबारा से करेक्ट करने जा रही है, प्रोबेबली इन ऑर्डर टू गेट द मोर पार्टिसिपेशन। और इसके लिए जो डिटेल एनालिसिस है वो रिलेवेंट मिनिस्ट्री को कंडक्ट करनी पड़ेगी। ऐसे जितनी मिनिस्ट्री जो इन सेक्टर से रिलेटेड हैं वो ही रिलेवेंट एनालिसिस कंडक्ट करेंगी। दे विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द मेजर्स दैट गवर्नमेंट कैन टेक इन ऑर्डर टू हैव द कोर्स करेक्ट ऑन दिस पीएलआई स्कीम। हालांकि ऐसे सेक्टर जहां पर पीएलआई स्कीम में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन रहा है, जहां पर पीएलआई स्कीम से जो बेनिफिशरीज हैं दे आर रिसीविंग द इंसेंटिव, उन सेक्टर्स में फिलहाल के लिए कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। सो दिस इज द प्रोडक्शन बूस्ट। 8 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें 2874 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है केवल और केवल फाइनेंशियल ईयर 23 में। टॉप परफॉर्मिंग, हमने तो स्लगिश सेक्टर की बात कर ली, 6 सेक्टर स्टील, टेक्सटाइल और सबकी, लेकिन जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है वो कौन कौन से रहे? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आईटी हार्डवेयर, फार्मा ड्रग, बल्क ड्रग, मेडिकल डिवाइसेस एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये टॉप 5 सेक्टर्स रहे हैं, या जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहे इन टर्म्स ऑफ द पीएलआई। और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हुई, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज हुआ है। हमने न्यूज़ कवर करी थी, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं चैनल तो आपको पता होगा। इसके अलावा स्टील, टेक्सटाइल, वाइट गुड्स, सोलर
सेक्टर और ऑटोमोटिव सेक्टर में अभी भी डिसबर्समेंट जो है वो बाकी है, क्योंकि बेनिफिशरीज जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं PLI स्कीम में। अप्रॉक्सीमेटली 733 एप्लीकेशन जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं अभी तक इन 14 सेक्टर्स में जहाँ पर गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लॉन्च करी थी, और अप्रॉक्सीमेटली 3.65 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट एंटिसिपेट किया था थ्रू दिस PLI स्कीम। तो अब जो करेक्टिव फैक्टर्स हैं उसमें गवर्नमेंट, जो स्लगिश सेक्टर हैं गवर्नमेंट उसमें कुछ करेक्टिव मेजर्स ले सकती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, डिसइन्फ्लेशन प्रोसेस मे बी स्लो प्रोटेक्टेड दास। तो ट्यूसडे को जो RBI के गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने इंडिया में इन्फ्लेशन को लेकर के अपने कुछ ओपिनियन जो हैं वो प्रेजेंट किए हैं, और उनके अकॉर्डिंग भले ही जो कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन है वो पिछले कुछ मंथ्स में, रीसेंट मंथ में हमें मॉडरेट होती हुई दिख रही है, कुछ साइंस जो है वो सॉफ्टनिंग के इंडिकेट हो रहे हैं, बट स्टिल अगर हम डिसइन्फ्लेशन प्रोसेस की बात करें तो डिसइन्फ्लेशन प्रोसेस अभी भी स्लो है और प्रोट्रैक्टेड है। इट मीन्स अभी फिलहाल के लिए हम ये नहीं कह सकते कि जो इन्फ्लेशन है वो प्रॉबली कंट्रोल में आ गई है और डिसइन्फ्लेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है। एज पर मिस्टर दास, द हेडलाइन नंबर्स वुड कन्वर्ज विद RBI टारगेट ऑफ 4% ओनली इन मीडियम टर्म, यानी आगे आने वाले कुछ मंथ्स के बाद ही जो 4% का टारगेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये अचीव हो पाएगा। अभी फिलहाल के लिए कुछ और मंथ्स लग सकते हैं, ऐसा मानना है मिस्टर दास का। अगर इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शन की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए RBI का जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है, इन्फ्लेशन हेयर मीन CPI का जो प्रोजेक्शन है वो 5.1% का है, जो कि अभी भी RBI के टारगेट से ऊपर है। RBI का टारगेट 4% का, इस बार RBI ने जो टारगेट सेट किया दैट इज 4%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना है कि इस बार की जो एवरेज इन्फ्लेशन रहेगी, जो एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन रहेगी वो 5.1% रहेगी। इसका मतलब जो RBI की टॉलरेंस लिमिट है उससे, जो RBI का जो इन्फ्लेशन टारगेट है उससे भी ज़्यादा है। दैट इज़ वाई जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस को लेकर के अभी फिलहाल के लिए जो एंटिसिपेशन किया जा रहा है, थोड़ी सॉफ्टनिंग के बाद जो CPI में थोड़ी सॉफ्टनिंग अभी देखने को मिली है, उसके बेसिस से फिलहाल के लिए ऐसा कोई एंटिसिपेशन करना ज़रूरी नहीं है। हालांकि अगर मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन देखें पास्ट ईयर के RBI के, तो मिस्टर दास का ये कहना है कि जो भी हमने मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन लिए हैं, MPC कमेटी में जो भी डिसीजन लिए हैं, अभी उनका फुल इम्पैक्ट जो है मेटेरियलाइज नहीं हुआ है। द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस or measure over the past 1 year is still unfolding and yet to materialize fully. And if we talk about the inflation projection, that would be 5.1. It means फिलहाल के लिए आगे आने वाले टाइम में कोई भी हमें रेट रिडक्शन या पॉलिसी रेपो रेट में डिक्लाइन देखने को नहीं मिलेगा। According to RBI Act, the central bank is mandated to maintain the inflation 4 plus minus 2, दैट इज 2 to 6 रेंज। लेकिन इस बार RBI ने क्लियर कर दिया कि इस बार इस रेंज पर फोकस नहीं रहेगा, इस बार क्लियर 4% का जो टारगेट है उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फोकस करेगी। हालांकि एल नीनो की वजह से हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अभी हमें मॉडरेशन देखने को मिल रहा है CPI में, प्रॉबली वो मॉडरेशन हम आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा डिक्लाइन करेगा और जो CPI इन्फ्लेशन है वो फिर से बढ़ेगी, क्योंकि एल नीनो का इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फूड इन्फ्लेशन पर डायरेक्टली पड़ता है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। मेडिकल असिस्टेंट मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम न्यू TCS रेट। तो जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जिसको हम TCS बोलते हैं, उसके जो न्यू रेट्स है ना, दैट माइट नॉट बी अवेलेबल टू दोज असिस्टिंग और अकम्पनिंग द इंडिविजुअल overseas for medical treatment and even to additional expenses for educational purpose। तो जो people हैं, जो officials हैं, उनके according जो tax collected at source स्पेशली for medical tourism और educational purpose के लिए जो overseas expenditure होते हैं, उसमें ऐसे individual जो accompany करते हैं, जो medical assistant medical treatment के लिए किसी दूसरे individual को accompany करते हैं, उन पर जो expenditure होगा फिलहाल के लिए उसको TCS में include नहीं किया जाएगा, tax collected at source में include नहीं किया जाता, might not be applicable to those assisting or accompanying the individual overseas for medical treatment। हालांकि अभी इस इशू को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि TCS रेट्स को लेकर के जो क्लैरिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा आएगा। फाइन प्रिंट अभी क्या है कि लोअर TCS रेट जो है ऑफ 5% कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर मेडिकल एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस इफ द अमाउंट इज इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। तो कुछ थ्रेशोल्ड के बाद जो लोअर TCS रेट्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसको फिलहाल के लिए थोड़ा सा रिड्यूस किया जाएगा। क्लैरिफिकेशन टू बी इशूड ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मेडिकल एंड एजुकेशनल expenses apart from it, nature of expenses during business trips to be specified for accounting purpose। तो फिलहाल जो ओवरसीज एक्सपेंडिचर्स हैं, जो ओवरसीज खर्चे होते हैं इंडिविजुअल्स के, उसको लेकर के जो नए TCS रेट हैं, जो नए टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रेट है, उसको गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है। हालांकि कुछ जो
इन्फॉर्मेशन है जो लीक हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो मेडिकल असिस्टेंस है उसमें फिलहाल के लिए उसको एग्जाम किया जा रहा है नए TCS रेट से। हालांकि क्लैरिटी अभी इस चीज़ को लेकर के आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अडानी ग्रुप्स इन टॉक टू रीफाइनेंस अप टू $3.8 बिलियन डेट। अडानी ग्रुप जो है वो अपने लेंडर्स के साथ, जिसमें से ग्लोबल बैंक भी जिसमें इंक्लूडेड है, उनके साथ डिस्कशन में है, नेगोशिएशन में है। किस लिए? अप्रॉक्सीमेटली $3.8 बिलियन के लोन के रीफाइनेंस के लिए। किस लिए लिया जाएगा लोन? जो अंबुजा सीमेंट जो लास्ट ईयर जिसका एक्विजिशन किया था अडानी ग्रुप ने, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस पर्टिकुलर लोन का जो अमाउंट है वो अडानी ग्रुप सीक कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट ग्लोबल इन्वेस्टर्स और ग्लोबल बैंक। एंड फॉर दैट अडानी ग्रुप इज मूलिंग वेदर टू कन्वर्ट द ओरिजिनल लोन इनटू डेट विद लॉन्गर मेच्योरिटी पीरियड एंड टू स्टार्ट टॉकिंग टू द बैंक इंडिविजुअली अबाउट दैट प्लान। तो लेट अस सी कि जो ये अंबुजा सीमेंट का एक्विजिशन कब तक कंप्लीट होगा और कितना लोन जो है वो अडानी ग्रुप कितना रीफाइनेंस करा पाता है अपने डेट को अडानी ग्रुप। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। सेंटर टू फ्लोर टेंडर फॉर 3,500 ई-बसेस इन 9 बिग सिटीज। तो सेंटर गवर्नमेंट जो है वो इस बार नए प्लान से आ रहा है इलेक्ट्रिक बसेस के लिए। हालांकि इलेक्ट्रिक बसेस के डिप्लॉयमेंट को लेकर गवर्नमेंट ने पिछले साल भी बहुत एम्बिशियस प्लान सेट किया था, हालांकि वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। इस बार गवर्नमेंट जो अप्रॉक्सीमेटली 3,500 नई इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो है 9 सिटीज़ में लॉन्च करने की बात कर रहे हैं विद ऐसे सिटीज़ जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 4 मिलियन से ज़्यादा है। और ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने कब किया है? जब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री MHI ने डिसीजन लिया है कि जो फंडिंग सपोर्ट है ई बसेस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4,307 करोड़ का फंडिंग सपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी फ्रॉम द बजटेड सपोर्ट। बजटेड कितना था? 3,545 करोड़ का था, उसको इनसे इंक्रीज करके 4,307 करोड़ के फंड सपोर्ट की बात करी है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने। किसके लिए? फॉर 3 व्हीलर्स, फॉर 4 व्हीलर्स। और उसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने जो ई बसेस है उनका इंडक्शन भी इंक्रीज कर दिया, इंडक्शन नंबर भी इंक्रीज कर दिया इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ई मोबिलिटी और ई पब्लिक मोबिलिटी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट बॉन्ड ऑक्शन। 11 स्टेट्स बोरो ₹22,500 करोड़। महाराष्ट्र टॉप द लिस्ट। तो मार्केट बोरोइंग की अगर हम बात करें तो 11 स्टेट्स गवर्नमेंट ने इस हफ्ते अप्रॉक्सीमेटली 22,500 करोड़ का बॉन्ड ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो ट्यूसडे को यानी कल अप्रॉक्सीमेटली 22,500 करोड़ की मार्केट बोरोइंग करी। किसने? केवल 11 स्टेट्स हैं एंड रेजिंग इट अप टू 62% हायर देन द इंडिकेटेड अमाउंट, दैट इज 13,900 करोड़। तो जो प्लान था 13,900 करोड़ उससे ज़्यादा इस बार स्टेट्स ने मार्केट बोरोइंग करी। और जिसकी वजह से जो 10 ईयर्स के जो बेंचमार्क बॉन्ड्स हैं उनका जो हमें कट ऑफ यील्ड है उसमें हार्डनिंग देखने को मिली अप्रॉक्सीमेटली 7.35 से लेकर के 7.37। तो 2 to 3 बेसिस पॉइंट की हार्डनिंग देखने को मिली ओवर द लास्ट वीक। और ये डेटा किसके अकॉर्डिंग? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेटा पब्लिश किया। और इन 11 स्टेट्स की लिस्ट में महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मार्केट बोरोइंग करी। तो 4 स्टेट्स ने अप्रॉक्सीमेटली 3,000 करोड़ फंड रेज किया बाय इशूइंग द 10 ईयर्स बेंचमार्क बॉन्ड, जिसमें से तमिलनाडु ने 2,000 करोड़ का फंड रेज किया, हरियाणा ने 750 करोड़ का फंड रेज किया, नागालैंड ने 150 करोड़ का फंड रेज किया और गोवा ने 100 करोड़ का फंड रेज किया थ्रू दीज 10 ईयर्स बॉन्ड। और महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा अमाउंट का फंड रेज किया, अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ का फंड महाराष्ट्र ने रेज किया थ्रू दीज बॉन्ड ऑक्शंस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूएस इन्फ्लेशन ईजेस टू 4% इन मे, लोवेस्ट इन 2 ईयर। तो फाइनली यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो अपने मई के मंथ में अपने लोवेस्ट पॉइंट पहुंच गए। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला, 4% तक पहुंच गया है यूएस कंज्यूमर प्राइस। हालांकि मई में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला, तो पिछले 2 सालों का ये लोवेस्ट पॉइंट है एज पर द यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा। हालांकि अभी भी जो इंटरनल प्रेशर हम बोल सकते हैं, जो अंडरलाइंग प्राइस प्रेशर है वो भी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो फेड रिजर्व है वेडनेसडे को आज जो उसकी मीटिंग है उसमें फिलहाल के लिए हॉकिश पोस्चर को ही अडॉप्ट करके पॉलिसी रेट को अनचेंज रखेगा। तो जो रिवेंज स्पेंडिंग स्टार्ट हुई थी जिसकी वजह से प्राइस हाइक सडन हमें यूएस में देखने को मिला था, अब वो धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है एज पर द यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा। So that is all for today students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.